जी हाँ, कैसे हैं भाई सभी लोग? चलिए, तो आज जो टॉपिक है हमारा, जिसके बारे में हम लास्ट क्लास में कंटिन्यू किया था, इंडियन इकोनॉमी जो है 1950 1990 इस ड्यूरेशन में हम क्या-क्या चीज़ें हमें पढ़ना है, वो सब बातें करनी है। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो किताब है आपकी, उसका पहला चैप्टर हमें डिस्कस करना था और 1-2 टॉपिक हमने इसमें देखे थे, जिसमें हमने बात की थी कि इंडिया की इकोनॉमी आज़ादी से पहले कैसे थी, आज़ादी के समय और जब अंग्रेजों के आने से पहले कैसी थी हमारी इकोनॉमी, अंग्रेज जब इंडिया में थे तब हमारी इकोनॉमी कैसी थी। तो आपको याद होगा हमने बात की थी इसमें कि यहाँ पर हम हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज बहुत ज़्यादा अच्छी थी इंडिया में, ठीक है? बहुत ज़्यादा जो है लोग इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज जो है उनमें काम करते थे, है ना? बहुत ज़्यादा फेमस हुआ करती थी। ज़्यादातर लोग एग्रीकल्चर पे डिपेंड थे। अंग्रेजों के आने से पहले जब अंग्रेज थे यहाँ पर, तो क्या था, यहाँ पर सिनेरियो अलग था। वो यहाँ से ज़्यादा गुड्स ले जाते थे और इंडिया में कम जो है रिसोर्सेज बचते थे, तो लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती थी। रॉ मटेरियल यहाँ से ले जाने के बाद वहाँ से मशीन मेड गुड्स बना के लाते थे, लोगों को यहाँ बेचते थे। तो इस तरह से पूरा काम यहाँ होता था। हमने लास्ट क्लास में देखा था। फिर हमने बात की थी कि हम इस चैप्टर में एग्रीकल्चर देखेंगे, इंडिया का कैसा था उस टाइम में, इंडस्ट्रीज कैसी थी, फॉरेन ट्रेड कैसा था, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन कंडीशंस कैसे थे, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब हमने देखा था। इसके बारे में बात करना था। तो हमने शुरू किया था एग्रीकल्चर सेक्टर जो है कैसा था हमारा और क्या फीचर्स थे उसके। अब हम बात करने वाले हैं आज के कारण क्या था, अगर इंडिया में एग्रीकल्चर सिस्टम इतना पीछे रह गया उन दिनों, ठीक है, नहीं अच्छे से चल रहा था, तो उसके पीछे रीजन क्या था। कुछ तो कहानी होगी, कोई तो कारण रहा होगा जिस वजह से प्रॉब्लम आई। तो वो क्या ऐसे कारण थे, उन्हें हम यहाँ पर समझने वाले हैं। चलिए, क्वेश्चन पूछा जाता है बैकवर्डनेस क्या था, ठीक है, कॉजेस क्या थे बैकवर्डनेस के, ठीक है, इंडियन एग्रीकल्चर में। तो अब आप देखो, सबसे पहला लैंड रेवेन्यू सिस्टम, है ना, ये आप लोगों ने जरूर पढ़ा होगा, ठीक है। कॉजेज ऑफ बैकवर्डनेस ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, ठीक है, क्या थे। सबसे पहला था लैंड रेवेन्यू सिस्टम, जमींदारी सिस्टम जिसे आप कहते हैं। उसमें क्या था, देखो, इन जमींदारी सिस्टम सेम है, ठीक है, ये तो याद रखना, जमींदारी सिस्टम ये है। तो यहाँ क्या होता था, प्रॉफिट, ठीक है, अकरिंग आउट ऑफ द एग्रीकल्चर सेक्टर वेंट टू द जमींदार। मतलब क्या है कि ये जमींदार है, जमींदार कौन, जो ओनर है उस जगह का, ठीक है, उस जमीन का, उस पीस ऑफ लैंड का जो मालिक है, ठीक है, जो ओनर है वो जमींदार है, ठीक है। और वो क्या करता था, छोटे छोटे किसान, जो छोटे इन द सेंस ऐसे किसान जिनके पास खुद की जमीन नहीं होती थी, उन्हें वो जगह रेंट पर देता था, ठीक है, उन्हें वो जगह इस्तेमाल करने के लिए, वहां पर खेती करने के लिए वो जगह दिया करता था उनको, और वहां पर वो अपना खेती करते थे, ठीक है, उसकी जगह पर। और बदले में वो क्या करता, उनसे लगान वसूलता था। लगान कह लो, रेंट कह लो, एक ही बात है। उनसे वो लगान लिया करता था, ठीक है। देखो, इन द फॉर्म ऑफ लगान, ठीक है, जमींदारों को क्या मतलब था, वो जिनको अपनी जगह दे रहे हैं उनसे लगान या फिर रेंट कह लो, वो लेते थे, ठीक है, बदले में। कौन, कल्टीवेटर्स जो थे वहां पर, ठीक है, या जो टिलर्स थे। टिलर समझते हो, हमने बात की थी, जो किसान वहां काम करते थे उनकी जगह पर। तो उनसे क्या करते थे, वो कहते थे कि आप हमें जो है एज अ रेंट, आप हमें जो है लगान देकर जाओ, है ना, जितना आप प्रोड्यूस कर रहे हो उसका एक बड़ा पोर्शन जो है, ठीक है, बड़ा फायदा जो है जमींदार अपने पास रख लिया करते थे, ठीक है। लेकिन वो बेचारे के पास ऑप्शन नहीं था, और कोई नौकरी नहीं, और कोई काम नहीं, और कुछ आता नहीं था, ठीक है, जगह भी नहीं, खुद की जमीन भी नहीं, तो मजबूर था वो, ठीक है। तो ज्यादा एक मेजोरिटी ऑफ, मतलब समझ रहे, एक मेजोरिटी वाला जो पार्ट था, जितना प्रोड्यूस हुआ है उसका जमींदार को चला जाता था, जो प्रोड्यूस होगा उसका, ठीक है, लगान के तौर पर। और थोड़ा सा हिस्सा किसके लिए बचता था, वो जो किसान बेचारा प्रोड्यूस कर रहा है उसके लिए, ठीक है। तो ये सिस्टम हुआ करता था, ये एक बड़ा कारण था एग्रीकल्चर के बैकवर्डनेस का। आगे देखो, द जमींदार्स वर फ्री टू एक्सट्रैक्ट एज मच एज, ठीक है, एज मच एज, थोड़ी सी गलती है ना, एज मच एज रेवेन्यू फ्रॉम द टिलर, ठीक है, जितना चाहे, मतलब कोई लिमिट नहीं थी, वो जितना चाहे पूरा भी ले सकते हैं, 80-90%, जितना उन्हें लेना है उतना। टिलर यानी फार्मर जो थे, ठीक है, उनसे जितना चाहिए उतना जमींदारी सिस्टम के नाम पर वो रेवेन्यू, ठीक है, लगान कह लो, रेवेन्यू कह लो, ठीक है, जितना प्रोड्यूस हुआ है उसका जो आउटपुट है, ठीक है, उसका एक
मेजर पार्ट जो है, ठीक है, उसकी बात कर रहे हैं हम, कितना भी ले सकते थे वो, 80-90%, 100% तक ले लिया करते थे, और बदले में कुछ साल भर के लिए राशन दे देते थे बस, ठीक है। जो टिलर ऑफ दी सॉइल थे, टिलर मतलब फार्मर, ठीक है, फ्रॉम द टिलर फार्मर ऑफ द सॉइल एज दे कुड। अब दिक्कत क्या थी, टू डू दिस दे वुड रेज द अमाउंट ऑफ लैंड रेवेन्यू, मतलब वही है कि क्या करते थे, समझ रहे हो, जमींदार जो थे वो पूरा ले लेते थे, कुछ भी मतलब ना के बराबर बचता था, बेचारे जो छोटे किसान थे, जमींदार अपना लगान के तौर पर बहुत ज्यादा बड़ा हिस्सा जो है उनसे ले लिया करते थे। अब इससे क्या होता था, उसको सफर बहुत ज्यादा करना पड़ता था, ठीक है, बहुत ज्यादा सफर करना पड़ता था। मतलब कहानी क्या है कि इन्वेस्टमेंट बेचारे इसने किया पूरा, समझ रहा, ठीक है, सब इसने किया, पानी इसने दिया, फसल को बीज इसने लाके डाला है, ठीक है, काटा इसने है, बोया इसने, सब काम इसने किया है, पैसा इसने लगाया है ना, खाद इसने डाली है, फायदा कौन ले रहा है, यहाँ पर मालिक ले रहा है, ठीक है, जो ओनर था। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो है हुआ करती थी, ठीक है, जमींदार जमीन पे कोई ध्यान नहीं देता था, वो तो बस आउटपुट से मतलब रखता था। तो एक सबसे बड़ा कारण ये जो है लैंड रेवेन्यू सिस्टम, जमींदारी सिस्टम का, वो जो है आड़े आया किस चीज के, जब हमने जमींदार जो है उनके काम की गड़बड़ी की वजह से प्रॉब्लम हुई छोटे किसानों को, और एग्रीकल्चर जो है वो आगे नहीं बढ़ पा रहा था, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक क्लियर होगा आपको, ठीक है। जमींदारी सिस्टम के बाद और क्या कारण रहे इंडियन एग्रीकल्चर जो है उसको पीछे रहने के कारणों में, दूसरा एक बड़ा कारण था कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर जो है इसका क्या मतलब है, देखिए, जब किसान जो है खेती करते थे तो उनका सिर्फ ये ऑब्जेक्टिव था कि वो फूड ग्रेन्स, ठीक है, मतलब अनाज जो है उनको प्रोड्यूस करें, उनका उत्पादन करें, और उससे क्या करेंगे कि अपना परिवार, अपने गांव के लोग, अपने आसपास के लोग, उन सभी तक जो है खाने की व्यवस्था हो जाएगी। तो ये ऑब्जेक्टिव हुआ करता था, बाकी अगर बचेगा तो हम बेच लेंगे, ठीक है, इतना उद्देश्य हुआ करता था। लेकिन जब अंग्रेज आए, समय बदला, तो जो फूड क्रॉप्स थी, ठीक है, जो फूड ग्रेन्स की क्रॉप थी, वहां से लोग हटने लगे, ठीक है, या कहा गया कि ऐसे समझो हटाया गया उन्हें। कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर का मतलब क्या हुआ कि लोग फूड क्रॉप से हटकर, ठीक है, वहां से हटकर फूड ग्रेन्स के लिए जो क्रॉप करते थे जैसे गेहूं, चना, अनाज, ये उत्पादित करने की जगह लोग अब कैश क्रॉप्स प्रोड्यूस करने लगे थे। कैश क्रॉप्स प्रोड्यूस करने लगे थे का क्या मतलब है, ऐसी क्रॉप, ठीक है, ऐसी फसलें जो है तैयार होने लगी थी जिनको मार्केट में बेचे तो बहुत जल्दी पैसा मिलेगा, ठीक है, और फूड क्रॉप्स के कंपैरिजन वो महंगी बिकती थी, और जिनको प्रोड्यूस होने में कम समय लगता था। जैसे एग्जांपल के लिए हम बात करें रबर, जूट, इंडिगो, ये सब वो फसलें हैं, देखो ये खाने की चीजें तो है नहीं ना, फूड क्रॉप्स तो नहीं है ये, ठीक है, अब इनको आप खाओगे तो नहीं, ये क्या है, इनका उत्पादन जो है इससे क्या होगा, बहुत जल्दी, मतलब आप 6 महीने गेहूं को लगते हैं एग्जाम्पल, तो ये 3 महीने में तैयार हो जाती है, 4 महीने में तैयार हो जाती है फसलें। इनको आप समझ रहे हो, साल में 2 और 3 बार तैयार कर सकते हो, ठीक है, और मार्केट में ज्यादा महंगे दामों में बिकती थी ये फसलें, ठीक है। तो क्या हुआ कि अंग्रेजों ने क्या किया, एडवांस देना शुरू किया जो किसान थे उन्हें, और बोला कि आप कैश क्रॉप्स प्रोड्यूस कीजिए, फूड क्रॉप जो है उनको ध्यान मत दीजिए, ठीक है, क्योंकि 85% लोग एग्रीकल्चर कर रहे थे, 10-15-20% लोग कैश क्रॉप्स प्रोड्यूस करने भी लगेंगे तो कुछ बहुत ज्यादा बड़ा नुकसान नहीं होगा, ठीक है। तो लोग इस तरह से शिफ्ट होने लगे, क्योंकि उन्हें दिख रहा है कब समय लग रहा है, पैसा ज्यादा है इसमें, ठीक है, ये सब चीजें देख रहे थे। तो ड्यू टू कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर देयर वाज सम एविडेंस ऑफ हाई यील्ड ऑफ कैश क्रॉप्स, मतलब जल्दी अच्छे प्रोडक्शन के साथ, अच्छी प्रोडक्टिविटी के साथ, ज्यादा क्वांटिटी में प्रोड्यूस हो रही थी, ठीक है, इन सम पार्ट ऑफ द कंट्री, देश के कुछ हिस्सों में। येट दिस फेल टू इंप्रूव इकोनॉमिक कंडीशंस, मतलब हमारी जो अर्थव्यवस्था थी, ठीक है, हमारी जो इकोनॉमिक कंडीशंस थी, एज ए इंडिविजुअल बात करें, इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, तो वो गिरना शुरू हो गई, ठीक है, फार्मर्स की, बिकॉज कारण क्या उसके पीछे, देवर पुश्ड, मतलब समझ रहे वो जानबूझ के, है ना, अंग्रेज उन्हें पुश कर रहे थे, उनको बोल रहे थे कि भैया आप प्रोड्यूस करो कैश क्रॉप्स, और
फूड क्रॉप्स को क्या कर रहे थे, धीरे 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 करके उस पर ध्यान हटा रहे थे। अब फार्मर जो थे उनको एडवांस भी दिया जा रहा था। अब फार्मर थोड़ा लालच में भी थे उस समय कि यार इससे क्या अच्छा होगा कि हमें पहले ही पैसा मिल रहा है, प्रोड्यूस करने का कम समय लग रहा है, सब चीजें उनको दिख रही थी। तो वो प्रोड्यूस करने के लिए वो भी तैयार होने लगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए रखा है इंडिगो। इंडिगो मुझे नहीं पता आप लोग जानते हो क्या नहीं, ठीक है। इंडिगो जो है उसकी खेती होती है, ठीक है। बाकी कैसा होता है वो एकदम मतलब पर्पल जैसा उसका कुछ फूल आता है उसमें, है ना। और बहुत महंगा हुआ करता था, मतलब बहुत ज्यादा डिमांड में हुआ करता था इंडिगो उस टाइम, ठीक है। तो इस तरह से जब आप कैश क्रॉप्स की तरफ जाने लगे फूड क्रॉप्स को प्रोड्यूस करने की जगह, तो ये एक बड़ा कारण था कि इंडिया का जो एग्रीकल्चर है वो पीछे रह रहा था। और कारणों को अगर हम देखें तो इम्पैक्ट ऑफ पार्टीशन ऑन एग्रीकल्चर, आपके साथ ये पॉइंट मैंने पहले भी डिस्कस किया है कि भारत का जब बंटवारा हुआ हिंदुस्तान और पाकिस्तान, तो एक मोस्ट फर्टाइल लैंड जो थी इंडिया की वो पाकिस्तान चली गई, वो पाकिस्तान के हिस्से में चली गई, जिसमें अनाज जो जैसे पंजाब के पास का जो हिस्सा है, ठीक है, पंजाब में खेती बहुत होती है, उसके पास की जो एक बहुत ज्यादा अच्छी जमीन जो है हमारी जो हुआ करती थी वो पाकिस्तान चली गई, उस साइड का पूरा जितना जगह थी, और वो बहुत फर्टाइल जगह है, ठीक है। लेकिन पाकिस्तानी आज भी उसको ढंग से इस्तेमाल करना जानते नहीं। देखो, इंडियाज एग्रीकल्चर highly affected by partition at the time of independence. Partition caused a drastic fall in agriculture production. मतलब पार्टीशन से क्या हुआ कि एग्रीकल्चर को बहुत ज्यादा अफेक्ट हुआ। समझना क्या हुआ, इंडिया का जो मतलब इंडिया जो है, ठीक है, और इधर पाकिस्तान है, तो इंडिया से लोग मतलब पाकिस्तान तो कम जा रहे थे, लेकिन पाकिस्तान से लोग इंडिया में ज्यादा आ रहे थे, है ना। और जगह हमारे पास कम थी खेती के लिए, हमारे पास रिसोर्सेस कम रह गए थे, तो उतने लोगों के लिए प्रोडक्शन करने में बड़ी मुश्किलें होने लगी, ठीक है। लार्ज अमाउंट ऑफ फर्टाइल लैंड वेंट टू पाकिस्तान, और इसकी वजह से क्या हुआ, मतलब प्राइस जो है इट कॉस्ट इंक्रीज इन फूड प्राइसेस इन इंडिया, ठीक है। जो फूड था मतलब जो फूड ग्रेन्स थे वो कम रहने लगे और उनकी दाम जो है वो बढ़ने लगे, क्योंकि लोग ज्यादा होने लगे, डिमांड ज्यादा होने लगी, सप्लाई कम होने लगी। तो ये एक बड़ी समस्या जो है भारत के सामने आ रही थी उन दिनों। तो ये एक अपने आप में कारण था कि हमारा एग्रीकल्चर पीछे रह रहा था। और अगर देखें तो लो इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर, ठीक है, हमने पहले भी डिस्कस किया था, याद होगा आपको, काफी सिमिलर सी बातें हैं कि इंडिया में जब ब्रिटिशर्स जो थे वो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थे इन्वेस्टमेंट को लेकर, कि हम नई टेक्नोलॉजी लेकर आए, नया इरिगेशन फैसिलिटी लेकर आए, किसी भी तरह से काम नहीं करना चाहते थे, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते थे, ठीक है। ये एक नुकसान वाली बात थी एग्रीकल्चर के लिए। देखो, इंडियाज एग्रीकल्चर was suffering when farmers changed their cropping pattern from food to commercial, ठीक है। फूड ग्रेन्स को प्रोड्यूस करने की जगह कमर्शियल क्रॉप्स प्रोड्यूस करने लगे, तो पूरा एग्रीकल्चर सिस्टम और फार्मर जो है उनको बहुत समस्याएं होने लगी। लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है कोई इंटरेस्ट ही नहीं दिखा रही थी कि एग्रीकल्चर को हम जो है उसमें इन्वेस्टमेंट करें, उसको डेवलप करें, उस पर काम करें, ठीक है। बिल्कुल उन्हें कोई लेना देना नहीं था। तो ये अपने आप में सारी समस्याएं भारत के लिए बहुत ज्यादा बड़ी थी, भारत के एग्रीकल्चर के लिए बहुत ज्यादा बड़ी थी। क्वेश्चन एग्रीकल्चर से मान लीजिए आपके कई बार पूछा गया है, इसलिए कोशिश करें इसे बार बार रिपीट करके देखें, ठीक है। बार बार इस टॉपिक को रिवाइज करें जिससे आपको क्लियर रहे। और बुक रीडिंग मैं बार बार कह रहा हूँ, ये थ्योरी पोर्शन है पूरा। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में मैक्रो से ज्यादा रीडिंग की जरूरत है, आप ये मान लीजिए। वहां पर आप मान लीजिए कि अगर आप थोड़ा भी रीड करते हो या नोट्स कर लेते हो चल जाएगा एक बार को, लेकिन अगर इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में आपने किताब रीड नहीं की तो आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आने वाली है, ये आप मुझसे आज लिखवा सकते हैं। इसलिए बुक रीडिंग जितना टॉपिक पढ़ाया जाए आपको उतना रोज करें। 2 या 3 पेज का होता है, बहुत ज्यादा नहीं होता है बुक में अगर देखो तो। इसलिए क्लियर करने के लिए कॉन्सेप्ट रिवीजन मजबूत करना है अगर आपको, ठीक है। जैसे कोई वॉल है, दीवार है ना, नई नई दीवार बनती है तो क्या करते हैं, उस पर सीमेंट लगी होती है तो उसको पानी देते ना अपन, है ना, सीमेंट को मजबूत करने के लिए। तो ऐसा ही है कि नया कॉन्सेप्ट सीख रहे हो आप, नई नई चीजें सीख रहे हो, तो इनको मजबूत करने के लिए रिवीजन करना पड़ेगा आपको।
डेली बेस पर रिवीजन करोगे तभी मजबूती आएगी सर। अगर ये नहीं किया आपने तो फिर उसका नुकसान फिर आपको ही अपनी जिंदगी में छुपाना है, और बहुत समस्या जो है आपको पछताने के लिए अलावा कुछ नहीं बचेगा बाद में, है ना, 12th के बाद। तो वो चीज मत करना जिंदगी में, इसलिए अभी मेहनत कर लो तो अच्छा रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जी हाँ, अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है इसके बाद वो हम देखते हैं। इंडस्ट्रियल सेक्टर, एग्रीकल्चर के बारे में हमने देखा कि इंडिया के एग्रीकल्चर की उस समय क्या हालत थी, और अब हम बात करने वाले हैं एग्रीकल्चर के बाद इंडस्ट्रीज की क्या हालत थी। इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, इसके अंदर दो बातें करनी है। मतलब इंडिया का जो इंडस्ट्रियल सेक्टर था उसकी हालत क्या थी, उसके बारे में अगर हम बात करें। सबसे पहला डिके ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज, मतलब क्या था कि जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज थी इंडिया में, मतलब जितनी चीजें भारत में हाथ से बनाई जाती थी वो सब इंडस्ट्रीज जो है धीरे धीरे करके डिक्लाइन होना शुरू हुई, धीरे धीरे गिरना शुरू हुई। क्यों, उन सभी के पीछे क्या कारण थे, हम धीरे धीरे उनके बारे में बात करेंगे। देखिए, डिके या आप कह लीजिए डिक्लाइन, एक ही बात है। द ब्रिटिश रूल इन इंडिया लीड टू द डिके ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज, इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज इन मेनी वेज। बहुत सारे, एक नहीं बहुत सारी बातें हैं इसके पीछे। ठीक है, कि इंडिया का जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री था वो गिर क्यों रहा था। ठीक है, सबसे पहले देखो, इंट्रोडक्शन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन टैरिफ पॉलिसी। डिस्क्रिमिनेशन ऑफ टैरिफ पॉलिसी, डिस्क्रिमिनेशन का मतलब समझते ही हैं। ठीक है, टैरिफ पॉलिसी की क्या बात हो रही है, यहाँ देखो। दिस पॉलिसी अलाउड फ्री एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम इंडिया। मतलब क्या है देखना, जैसे ये मान लीजिए इंडिया है हमारा, ठीक है, और ये यूके है, ब्रिटेन है, ठीक है, तो यहां से कुछ भी ले जाना है ना इन्हें तो फ्री ले जाते थे। मतलब समझ रहे हो, फ्री में अपनी कंट्री में कुछ भी ले जा रहे हैं तो फ्री एक्सपोर्ट था। इंडिया से कुछ भी बाहर के देश में जाता तो एक्सपोर्ट कहते हैं उसे, और फ्री में ले जाते थे जब अपने यहाँ ले जाना है तो। ठीक है, और फ्री इंपोर्ट ऑफ ब्रिटेन मेड गुड्स टू इंडिया, और ब्रिटेन से ही कुछ बना के इंडिया लाना है तो फ्री इंपोर्ट था। मतलब क्योंकि सरकार ही नहीं की थी तो खुद फ्री में ले जाते थे रॉ मटेरियल, और फ्री में ही बना के यहाँ ले आते थे। ठीक है, इंडिया को उससे कोई फायदा नहीं होता था। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ थी, मान लो एग्जाम्पल, ठीक है, ये श्रीलंका है। इंडिया अगर श्रीलंका, इंडियंस जो हैं वो श्रीलंका को अगर कुछ बेचना चाहते हैं, ठीक है, इन्होंने कुछ बनाया है और श्रीलंका को एक्सपोर्ट करना चाहते हैं ना, तो ये क्या करते थे, हाई टैक्सेस लेते थे। ठीक है, अपने यहाँ ले जाना लाना फ्री, और आप कहीं किसी दूसरे देश में अगर व्यापार करना चाह रहे हो तो जो है आपको हैवी टैक्सेस पे करने पड़ेंगे। देखो, इंडियन इंडस्ट्रीज जो है वर discouraged by imposing heavy duty on their export। इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज जो हैं वो डिस्करेज हो रही थी। क्यों डिस्करेज, मतलब वो धीरे धीरे गिरती जा रही थी। ठीक है, कारण क्या है कि आप ब्रिटेन से जब बिजनेस कर रहे थे, ये खुद ही ले जाते थे, खुद ही ले आते थे, तो फ्री इंपोर्ट एक्सपोर्ट, कोई पैसा नहीं देना, लेकिन हैवी ड्यूटी पे करना था एक्सपोर्ट करना अगर आप किसी और को चाहते हो तो। ठीक है, इंडिया की इंडस्ट्री कुछ भी बना के खुद से किसी को कुछ बेचना चाहे ना तो ये बहुत ज्यादा टैक्स लेते थे उस पर। मतलब आप 100 रुपए की कोई चीज बना के बेच रहे हो, इसमें फायदा 100 का और आपको टैक्स 120 देना पड़ेगा, तो नुकसान ही नुकसान है। समझ रहे हो, आप किसी को कुछ बना के बेच रहे हो, उसमें 100 का फायदा है लेकिन टैक्स आप 20 का दोगे। तो इस तरह से इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज जो है उनको सफर करना पड़ रहा था। ये सबसे पहली वजह थी। आगे अगर हम बढ़े और क्या कारण थे तो देखिए, लो प्राइस मशीन मेड गुड्स। मतलब क्या है इसका, इसका मतलब ये है कि ये हमारा यूके हो गया, ये इंडिया हो गया, ठीक है, ब्रिटेन, कुछ भी कह लो यार, जो अच्छा लगे वो कह लो। ठीक है, अब क्या था कि हम यहाँ से ये फ्री रॉ मटेरियल ले जाते थे। ठीक है, फ्री रॉ मटेरियल ले जाते थे। ठीक है, कोई पैसा नहीं मिल रहा था इंडिया को, और वहां से जो गुड्स बना के लाते थे वो मशीन मेड गुड्स होते थे। ठीक है,
और इंडिया दूसरी जगह अपना हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज चला रहा था, ठीक है। मतलब यहाँ आपने हाथ से शर्ट बनाई, ठीक है, खादी वाली जो शर्ट बनाई एग्जाम्पल, ठीक है, या धोती कुर्ता जो भी बनाया, मान लो उसको 100 रुपए आया पर पीस का, ठीक है, एक को बनाने का। तो ये मशीनों से बना के लाते थे, बल्क में बनते थे, मशीनों से बनते, सस्ते बनते थे, 30 रुपए में बन जाते थे, 30 रुपए में ही बन जाते थे। तो अब इंडिया में लोगों के पास पैसे की वैसी समस्या थी, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज से जो चीजें बन रही थी उनकी कॉस्ट के कंपैरिजन में ये कॉस्ट कम थी जो मशीन से बन के आ रहे थे। तो लोग क्या करते थे, ये 30 रुपए में जो है खरीद लेते थे जो ब्रिटिशर्स बेच रहे थे उनसे, समझ रहे हो। तो ये अपने आप में एक कारण हुआ कि हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज जो है वो डिक्लाइन करने लगी। देखो इसको हटाएं जरा। मशीन मेड गुड्स फ्रॉम ब्रिटेन वर लो प्राइस विच गिव कंपटीशन टू इंडियन हैंडीक्राफ्ट, ठीक है, और बहुत ज्यादा कॉस्टली होते थे जो इंडिया के हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज के हैं, ठीक है। जैसे 100 रुपए का था वो और वो 30 का ही था, तो बहुत हैवी कंपटीशन हो गया था, ठीक है। यहाँ 100 रुपए की कोई चीज नहीं खरीद रहा था, यहाँ 30 का खरीद रहे थे मशीन मेड गुड्स, इंडियंस ऐसा कर रहे थे, ठीक है। कॉम्पिटिशन फ्रॉम ब्रिटेन मेड गुड्स डिक्लाइन द डिमांड ऑफ हैंडीक्राफ्ट, ठीक है। मतलब हाथ से बने हुए जो गुड्स थे उनकी डिमांड इंडिया में क्या होने लगी, कम होने लगी, क्योंकि कॉस्टली पड़ रहे थे वो, इंडियंस को खरीदने में वो कॉस्टली महंगे पड़ रहे थे, है ना। मशीन मेड गुड्स जो वो सस्ते पड़ रहे थे अगर हम खरीदने जा रहे थे मार्केट में। तो ये अपने आप में एक कारण था। इसके अलावा क्या कारण थे, देखो और भी हैं, और दो कारण अगर हम देखें तो चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंस। लोग पहले अपना वो बढ़िया अपना धोती कुर्ता जो है वो पहना करते थे, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है। फिर आया एकदम मस्त ये पेंट शर्ट का जमाना, है ना। अंग्रेज जो है वो पेंट शर्ट बना के ला रहे थे, लोगों ने कहा यार ये कंफर्टेबल है, धोती कुर्ता से शिफ्ट होने लगे, वो टेस्ट बदल गया उनका, चॉइस बदल गई, ठीक है। तो ये भी अपने आप में एक कारण था। इंडिया में जो इंडस्ट्रीज थी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज, वो बना रही थी धोती कुर्तियां, वो बना के ला रहे थे पेंट शर्ट। तो लोगों का क्या, नहीं यार चेंज करते हैं कुछ, ड्यू टू इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश कल्चर, ठीक है। वो कल्चर वहां का जो है आने लगा इंडिया में, वेस्टर्न कल्चर पूरा। टेस्ट एंड प्रेफरेंस पीपल वर शिफ्टिंग इन फेवर ऑफ ब्रिटिश प्रोडक्ट्स, वहां के प्रोडक्ट इस्तेमाल करने लगे लोग, वहां का पहनावा, वहां का हर चीज जो है वो तौर तरीका अपनाने लगे, ठीक है। विच लीड टू इंक्रीज इन डिमांड ऑफ ब्रिटिश प्रोडक्ट्स इन इंडियन मार्केट। तो इंडिया के मार्केट में वहां के प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ने लगी और इंडिया के खुद के बनने हुए प्रोडक्ट्स जो उनकी डिमांड मार्केट में घटने लगी, ठीक है। ये भी अपने आप में कारण था। इसके अलावा और क्या कारण था, अच्छा पहले आप लोगों को पता होगा अगर आपने मूवियां देखी होंगी तो, मान लो ये कोई राजा है, ठीक है, ये किंग है, किंग, ठीक है, सिंगिस किंग वाला मत समझना, ठीक है। ये इसने हार वार पहने हुए मस्त, कोई आया इसके लिए कुछ बढ़िया सा बना के लाया, सर किंग जो था सब आपके लिए कुछ कुछ भी नया बना के लाया, वो कोई डिजाइन, कोई कुर्ता, कुछ कुछ भी एक्स वाई जेड, ठीक है, कोई ज्वेलरी, कुछ भी नया कोई बना के लाया, कोई आर्टिस्ट, ठीक है। तो हाथ से कुछ चीज, है ना, कुछ भी पेंटिंग वगैरह एक्स वाई जेड कुछ भी मान लो, तो राजा खुश हो गया था, ऐसे चेन तोड़ के फेंक देता था, लो मौज करो, ठीक है। से ये चेन तोड़ी, इसने फेंक दी इसकी तरफ, इसने कैच कर ली, ठीक है, इसके मजे मजे हो गए। तो क्या होता था कि ये लोग कुछ ना कुछ अच्छा बनाने की कोशिश करते थे जो हाथ से बनाते थे लोग, क्यों, क्योंकि राजा के पास जाएंगे, उन्हें पता है तो क्या मिलेगा, एनकरेजमेंट मिलेगा, ठीक है। कुछ भी हम अच्छा बनाएंगे तो राजा हमें एनकरेज करेगा अगर उसे अच्छा लगेगा तो, ठीक है। लेकिन ब्रिटिशर्स जो है वहां कोई एनकरेजमेंट नहीं था, तो लोग निराखुश होने लगे, ठीक है। एनकरेज नहीं मिल रहा था इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज को, ठीक है, उन लोगों को। तो लोगों का एक ये भी कारण था कि लोग इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज से हटने लगे। बिफोर द ब्रिटिश रूल इंडियन हैंडीक्राफ्ट वर सपोर्टेड बाय द इंडियन एम्परर्स, समझ रहे, राजा महाराजा जो प्रिंस होते थे, किंग होते थे, उनके द्वारा वो एकदम, समझ रहे हो क्या करते थे, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, खुश हो जाते थे और ना बढ़िया अशर्फियां दे दी और कुछ तो भी इनाम देते थे, ठीक है। विच हैड गिवन आर हैंडीक्राफ्ट, जो अपना हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज इंडिया की, ठीक है, उनको इंटरनेशनल रिकॉग्निशन। क्यों, राजा महाराजा ऐसा थोड़ी, इंडिया का राजा, इंडिया का नक्शा ही अलग हुआ करता था पहले, ठीक है। तो इस तरह से जब एनकरेजमेंट कम होने लगा तो लोगों का उन इंडस्ट्रीज से हटना शुरू हो गया और सारा ध्यान जो है वो ब्रिटिश प्रोडक्ट्स पे, उनके कल्चर पे शिफ्ट होने लगा। तो इस तरह से ये पहला बड़ा कारण था इंडस्ट्रीज के बारे में अगर हम बात करें तो, इंडिया की हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज के गिरने का।
अब इसके बाद जो है हमारा सेकेंड, इंडस्ट्रीज के बारे में ही अगर हम बात करें, स्लो ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज। कुछ मॉडर्न इंडस्ट्रीज थी हमारे यहाँ। मॉडर्न इंडस्ट्रीज मतलब जो मशीनों के साथ काम कर रही थी और जो है ब्रिटिश प्रोडक्ट को compete करने के लिए कोशिश कर रही थी, लेकिन उतने रिसोर्सेज नहीं थे, उतनी अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो इसलिए हम उनको उतना बड़े लेवल पे, बड़े स्केल पे compete नहीं कर पा रहे थे। कोशिश तो हमारी चल रही थी, है ना। देखो स्लो ग्रोथ थी, मतलब काम कर रहे थे, बहुत धीरे काम कर रहे थे, ठीक है। अब क्या क्या कहानी है उस बारे में तो वो देखते हैं, ठीक है। लूप-साइडेड ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज ड्यूरिंग द सेकेंड हाफ ऑफ 19th सेंचुरी। सेकेंड हाफ मतलब 1950 के बाद की बात कर रहे हैं, ठीक है। मॉडर्न इंडस्ट्रीज बिगिन टू टेक रूट इन इंडिया, ठीक है। मतलब मॉडर्न इंडस्ट्रीज से मतलब है यहाँ जो ऐसी इंडस्ट्री जो मशीनों के साथ काम करें, ठीक है, इंडिया, बट इट्स प्रोग्रेस रिमेन वेरी स्लो। मतलब वो काम तो कर रही थी लेकिन बहुत स्लो, बहुत धीरे काम कर रही थी, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या थी। अच्छा आपको एक बात बताता हूँ, इंडिया जो है उसमें अनएम्प्लॉयमेंट आप समझते हो कि बहुत, अभी हम आगे पढ़ेंगे भी आपके इसी सिलेबस में, ठीक है, कैसा है, क्यों है, कितने तरह का है, वो बहुत सारी बातें करेंगे। लेकिन इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट जो है उसका एक बहुत अच्छा सोल्यूशन है अगर काम किया जा सके तो। पता है क्या, इंडिया में लेबर जो है, ठीक है, इंडिया की जो लेबर है, लेबर इन द सेंस यहाँ पर जो लोग काम करने वाले हैं, इंडिया की जो स्ट्रेंथ है ना, वो कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक नहीं है। मतलब हमारे यहाँ इंडस्ट्रीज जो है वो कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक प्रोडक्शन की यूज कर रही है, मतलब मशीनों से प्रोडक्शन कर रही है। मशीनों की जगह हम लोगों की मदद से आज भारत में, ठीक है, लोगों की मदद से प्रोडक्शन करें, है ना, ज्यादा लोग नौकरियों पे काम पे रखे, मशीनों को हटा के, ठीक है, उनकी जगह लोगों को रख के अगर हम काम करें तो भारत में अनएम्प्लॉयमेंट को कम किया जा सकता है, रोजगार को बढ़ाया जा सकता है, और विश्व में, पूरी दुनिया में, है ना, मशीनों से बने प्रोडक्ट्स को आप एक अच्छे स्केल पे compete कर सकते हो हाथ से बने हुए प्रोडक्ट्स के साथ में, ठीक है। और वो चीजें अपने आप में एंटीक बनेंगी तो उनकी डिमांड इंटरनेशनल मार्केट में बहुत अच्छी होगी और इसका फायदा हमारी इकोनॉमी को बहुत बेहतरीन मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा लोगों को, इकोनॉमी को फायदा मिलेगा, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें हैं क्योंकि इंडिया की स्ट्रेंथ, इंडिया की जो पॉपुलेशन है, लोग मेहनती हैं यहाँ पर, इंडिया की स्ट्रेंथ है लोग, ठीक है, तो उनका हम इस्तेमाल करें अगर, तो ये सॉल्यूशन जो है हो सकता है। हालांकि कंपनियां लोगों से इतना डील नहीं करना चाहती हैं, उनके पास इन्वेस्टमेंट है, उन्होंने मशीन खरीदी और काम करती है, तो ये अपना अपना तरीका है हालांकि, लेकिन सॉल्यूशन है एक स्केल पे। अगर आप देखें तो इस पे काम हो अगर तो बहुत फायदा हो सकता है। खैर चलिए, स्लो ग्रोथ के और दूसरे कारण की अगर हम बात करें तो लेक ऑफ कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज। कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज क्या है बच्चे, देखो, ड्यू टू लैक ऑफ कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज इन इंडिया, इंडस्ट्रियलाइजेशन कुड नॉट प्रॉस्पर एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द कंट्री। मतलब क्या बच्चे, कि हमारे पास इंडस्ट्रीज जो थी, है ना, उनमें कैपिटल गुड्स मतलब मशीनें हैं यहाँ, ठीक है, इक्विपमेंट्स हैं, टूल्स हैं, ठीक है, कैपिटल गुड्स मतलब मशीनें, टूल्स, इक्विपमेंट्स, ये थे लेकिन बहुत कम थे, इनकी कमी थी, तो इसलिए हम जितना काम करना चाहते थे, चाहकर भी उतना काम हम नहीं कर पा रहे थे। ये एक बड़ा दूसरा कारण था। तीसरा, लोअर कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी। देखो बच्चे, आपको पता है या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन एक बात समझो, भारत की एक जीडीपी होती है, ठीक है, और हर देश की इसी तरह से जीडीपी होती है ना, जिसे हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स में इस बारे में आप बहुत डिटेल में पढ़ोगे, ठीक है। प्रोडक्ट हिंदी में इसको कहते हैं सकल घरेलू उत्पाद, ठीक है, सकल घरेलू उत्पाद। खैर इसका क्या मतलब है, सकल घरेलू उत्पाद या जीडीपी जो है, इसका मतलब क्या, देखो, इंडिया में जितने लोग हैं, ठीक है, वो सब कुछ ना कुछ काम करते हैं, इंडिया में बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं, सब चीजें हैं, उन सबसे इकट्ठा मतलब थोड़ा थोड़ा करके पैसा जो है जीडीपी को, उन सब से होने वाला, उन सब में इकट्ठा होने वाला पैसा जो है वो जीडीपी होता है कंट्री की। मतलब क्या, ऐसे समझो, ये सब भी छोड़ दो, भारत में जितने लोग हैं, ठीक है, भारत जो देश है उसमें जितने लोग हैं वो सब लोग पैसा कमाते होंगे, वो सब लोग पैसा कमाते होंगे, ठीक है, और उस पैसे को कहीं ना कहीं इस्तेमाल करते हैं,
तो जब वो पैसे को इस्तेमाल करते हैं, हर व्यक्ति भारत का, पूरे देश में जितने लोग हैं, वो साल भर में जितना खर्चा करते हैं, मेरी बात ध्यान से सुनना, इंडिया में जितने लोग हैं वो साल भर में जितना खर्चा करते हैं उसका जो टोटल है, ठीक है, वो जीडीपी बनता है। ठीक है, इंडिया में जितने लोग हैं वो साल भर में जितनी चीजों पर जितना भी खर्चा करते हैं उसका एक टोटल जो है उसे हम जीडीपी कहते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। एक देश में एक साल में, ठीक है, जितनी वस्तुएं हैं, जितने गुड्स एंड सर्विसेज हैं, ठीक है, जितने वस्तु और सर्विस यानी सेवाएं, ठीक है, तो एक देश में एक साल में जितनी वस्तुएं एवं सेवाएं हैं, ठीक है, उनकी अंतिम मूल्य, फाइनल मनी वैल्यू जो होती है उसका टोटल, कुल, उसे जीडीपी कहते हैं। ठीक है, होप समझ में आऊंगा। तो इंडस्ट्रीज से कितना कंट्रीब्यूशन जीडीपी को जाता है? लोअर कंट्रीब्यूशन, बहुत कम जा रहा था। ठीक है, देखो, ग्रोथ रेट ऑफ न्यू इंडस्ट्री सेक्टर एंड इट्स कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी has been very slow, sorry, very small. It is because the industrial sector was not progressing. इंडस्ट्रीज बढ़ ही नहीं रही थी। ठीक है, इंडिया की जो इंडस्ट्रीज है वो बढ़ ही नहीं थी। अब बहुत मतलब प्रोग्रेस ही नहीं कर रही है, काम ही नहीं उतना हो रहा है, इक्विपमेंट्स नहीं है, मशीनें नहीं है, कैपिटल गुड्स की कमी थी। तो इससे क्या हुआ कि जीडीपी जो है इंडिया का, उसमें कंट्रीब्यूशन, उसमें जो कंट्रीब्यूशन है किसका, इंडस्ट्रीज का, मॉडर्न इंडस्ट्रीज का, वो बहुत कम था। ठीक है, वो बहुत ज्यादा कम था। तो ये भी एक बड़ा समस्या का कारण था। इसके बाद एक और पॉइंट अगर हम देखें तो लिमिटेड एरिया ऑफ ऑपरेशन ऑफ द पब्लिक सेक्टर, द पब्लिक सेक्टर रिमेन कन्फर्म टू द रेलवेज, पावर जनरेशन, कम्युनिकेशन, ports and some other departments undertaken only, which was not adequate, sufficient, जितना चाहिए उतना जरूरी नहीं था। मतलब इंडिया पब्लिक सेक्टर जो है वो रेलवे संभालना, बिजली बनाना, कम्युनिकेशन, संचार पे ध्यान दे रहा, पोर्ट्स, ठीक है, समुद्री तटों की बात हो रही है। तो कुछ ही ऐसे क्षेत्र थे जिन पर पब्लिक सेक्टर जो लग के काम कर रहा था, ठीक है, जो सफिशिएंट नहीं था, उसको इंडस्ट्रीज की ग्रोथ पर ध्यान देना था, इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करने में ध्यान देना था। ठीक है, टेक्नोलॉजी को कंट्री में बढ़ाने पर ध्यान देना था, एग्रीकल्चर को बढ़ाने पे ध्यान देना था, इन चीजों पर भी पब्लिक सेक्टर को काम करना था। लेकिन पब्लिक सेक्टर इन एरियाज पर कोई भी ऑपरेशन, कोई भी काम करने में, ध्यान देने तक पे मतलब फुर्सत नहीं थी, आप ये समझ लीजिए। ठीक है, तो पब्लिक सेक्टर जो वो कुछ ही चीजों में काम कर रहा था। जब भारत देश आजाद होने के पास में था, ठीक है, आजादी के समय के आसपास की बातें चल रही हैं, तो उस समय ये स्थिति थी। ठीक है ना, एग्रीकल्चर पे कोई ध्यान है ना, आप बाकी चीजों में ध्यान दे रहे हो, जैसे क्या कहा मैंने अभी, समझ जाओगे, इंडस्ट्रीज में। ठीक है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम जो है हो रही थी, है ना, हॉस्पिटैलिटी, बहुत सारी चीजें, मतलब इनमें बिल्कुल भी कोई भी मतलब ही नहीं था। लेकिन आज देखो इंडिया में बहुत सारी चीजों पे आप काम करते हो, उस समय सिर्फ ये 2-4 चीजें थी जिन पर काम हो रहा था गवर्नमेंट के द्वारा, बाकी किसी चीज पर कोई काम नहीं हो रहा था। ठीक है, तो ये सारे वो कारण हैं जिससे इंडिया का जो पूरा सिस्टम है, ठीक है, हमने एग्रीकल्चर का देखा और हमने इंडस्ट्रीज की हालत देखी कि एग्रीकल्चर जो था वो बड़ा समस्यात्मक स्थितियों में गुजर रहा था। फिर हमने देखा कि इंडस्ट्रीज जो थी उनके साथ क्या स्थिति थी कि इंडिया की इंडस्ट्रीज जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज थी वो धीरे धीरे करके गिर रही थी, डिके हो रही थी, डिक्लाइन हो रही थी, कुछ भी कह लो। और जो मॉडर्न थी भी तो वो ग्रोथ नहीं कर पा रही थी, बहुत स्लो ग्रोथ था उनका, प्रोसेसिंग, मतलब समझ रहे हो, ऐसा था एकदम बहुत धीरे काम कर रही थी, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज नहीं थे, सरकार ध्यान नहीं देना चाह रही थी उन चीजों पर, और जो थोड़ा बहुत काम हो रहा था उससे जीडीपी पे कंट्रीब्यूशन बहुत कम था। ठीक है, तो ये सब समस्याएं जो है इंडिया की इंडस्ट्रीज को उन दिनों देखनी पड़ रही थी।